गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो कि पार्ट थर्ड है सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सीपीसी के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। पहले की दो सीरीज़ में हम लोगों ने सेल जनरली एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को थॉरोली डिस्कस किया है। Now this chapter of cell of immovable property under order 21 containing rule 82 to 96 we'll discuss it one by one। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रूल नंबर 82 से। व्हाट कोर्ट में ऑर्डर सेल। अब कौन से कोर्ट सेल की ऑर्डर दे सकते हैं? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की के एग्जीक्यूशन की डिक्री की ऑर्डर कोई भी कोर्ट दे सकता है, बट अदर दैन अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। मतलब कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस को छोड़कर बाकी के सारे कोर्ट यहाँ पर एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री का। देन आता है रूल नंबर 83, जो बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ ए सेल टू इनेबल जजमेंट डेटर टू रेज अमाउंट ऑफ डिक्री। अब हेडिंग से ही पता चल जाता है कि ये जो रूल है वो यहाँ पर सेल को पोस्टपोन करने की बात कर रहा है। क्यों? पर्पस क्या है कि जजमेंट डेटर इस टाइम पीरियड में जो अमाउंट है डिक्री का वो कलेक्ट कर सके। सब रूल 1 इसका ये कहता है कि वेयर एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन मेड, जहाँ कहीं भी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑर्डर को मेड किया गया है, इफ़ द जजमेंट डेटर can satisfy the court that there is a reason to believe that the amount of a decree may be raised by the mortgagor or lease of a private sale of such property। ठीक है, तो यहाँ जजमेंट डेटर कोर्ट को ये सेटिस्फाई दिलाता है कि जो अमाउंट है वो यहाँ मॉर्गेज करके या फिर लीज करके सेटिस्फाई करा जा सकता है, और सम पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, या कि मतलब कि जो सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या फिर लीज करके भी ये पैसा चुकता किया जा सकता है। और एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, या फिर इस प्रॉपर्टी को छोड़कर जजमेंट डेटर के पास अगर कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे भी ये पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में, अब ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, कोर्ट में ऑन हिज एप्लीकेशन पोस्टपोन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन द ऑर्डर फॉर सेल ऑन सच टर्म्स एंड सच पीरियड एज इट थिंक्स प्रॉपर टू इनेबल हिम टू रेज द अमाउंट। अब जजमेंट डेटर को अमाउंट रेज करने के लिए यहाँ पर कोर्ट में डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का। कोर्ट क्या करेगा? यहाँ पर पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल कर देगा। सब रूल सेकेंड ये कहता है कि इन सच केस कोर्ट शैल ग्रांट। अब ये कोर्ट शैल ग्रांट, कोर्ट ने क्या करना है? एक सर्टिफिकेट, कोर्ट शैल ग्रांट ए सर्टिफिकेट टू जजमेंट डेटर। कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट देना है जजमेंट डेटर को, जो सर्टिफिकेट उस जजमेंट डेटर को ऑथराइज करता है, जिसके ऊपर ये पीरियड लिखा गया है कि उस पीरियड के अंदर एक पीरियड लिखा गया है कि उसको अमाउंट जमा करवानी है। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 64 टू मेक अ प्रपोज्ड मॉर्गेज लीज और सेल। तो सेक्शन 64 को बाधा ना डालते हुए यहाँ पर मॉर्गेज या फिर लीज या फिर सेल किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रोवाइजो क्या कहता है? एक सेक्शन 64 क्या था कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। तो मतलब अगर अटैचमेंट हो गई है और प्राइवेट एलिनेशन अगर प्रॉपर्टी का हो रहा है तो वो वॉइड है। तो यहाँ जो सेक्शन 64 यहाँ पर प्रिवेल नहीं होगा, यहाँ पर ये जो 83 रूल नंबर 83 है वो प्रिवेल हो जाएगा। ठीक है, देन प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट ऑल मनी इज पेएबल अंडर सच मॉर्गेज। जिस मॉर्गेज के अंदर, लीज के अंदर, लीज और सेल के अंदर जो मनी पेएबल है, शैल बी पेड नॉट टू द जजमेंट डेटर बट सेव इन फार एज डिक्री होल्डर is entitled to set off such money under the provision of rule 72 into the code। तो अब रूल 72 क्या था? हम लोगों ने सेल ऑफ सेल्स जनरली के टाइम पर डिस्कस किया था कि जो डिक्री होल्डर है, अगर ऑक्शन सेल चलती है तो इसको जनरली परमिशन नहीं है कि वो बिड लगा सके या फिर यहाँ परचेस कर सके उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जो डिक्री होल्डर है यहाँ पर सेट ऑफ कर सकता है ऑफ सच मनी।
अब अनादर प्रोवाइजो also प्रोवाइड किए, प्रोवाइडेड also that no mortgage, lease or sell under this rule shall become absolute until it has been confirmed by court। तो जब तक कोर्ट इसको कंफर्म नहीं कर लेता है तो ये मॉर्गेज, लीज या फिर अनादर प्रॉपर्टी का जो सेल है यहाँ कंफर्म नहीं किया जा सकता। सब रूल थर्ड ये कहता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू अप्लाई टू ए सेल ऑफ प्रॉपर्टी directed to be sold in execution of a decree for sale in enforcement of a mortgage or of a charge on such property। तो यहाँ इस रूल की कोई भी प्रोविजन नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू अप्लाई, किसे अप्लाई नहीं होगी, टू ए सेल ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्टेड टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, ठीक है, फॉर ए सेल इन इन्फोर्समेंट ऑफ ए मॉर्गेज ऑफ और चार्ज ऑन और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज है तो उसको ये अप्लाई नहीं हो सकती है। देन आता है रूल नंबर 84, डिपॉजिट बाय परचेसर एंड रीसेल ऑन डिफ़ॉल्ट। अब ये जो रूल 84 है ये क्या कह रहा है कि जो एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि हर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के बाद सेल होती है, तो जो परचेसर है ही शैल पे इमीडिएटली, उसे इमीडिएटली 25% अमाउंट पे करना होगा टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सेल। जो ऑफिसर सेल करवा रहा है उसके पास उसे उस परचेसर को एटलीस्ट 25% तक डिपॉजिट करना होगा प्रॉपर्टी के। और अगर इन डिफ़ॉल्ट अगर वो ये अमाउंट जमा नहीं करवाता है, इफ़ ही फेल्स टू मेक सच डिपॉजिट, तो प्रॉपर्टी को रीसोल्ड किया जाएगा, ठीक है। अब सब रूल सेकेंड क्या कहता है कि वेदर द डिक्री होल्डर इज़ अ परचेसर एंड इज़ इंटाइटल टू सेट ऑफ द परचेस मनी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये फिर से एक बार डिक्री होल्डर ने परचेस की है एंड ही इज़ इंटाइटल टू सेट ऑफ द परचेस मनी अंडर रूल 72 में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इज void, then the court may dispense with the requirements of this rule। तो कोर्ट इस रूल की रिक्वायरमेंट पे फोकस करेगा। देन आता है रूल नंबर 85, टाइम फॉर पेमेंट इन फुल ऑफ परचेस मनी। द फुल अमाउंट ऑफ परचेस मनी पेएबल shall be paid by the purchaser into court before the court closes on the 15th day from the sale of property। तो कब ये पेमेंट जमा करवाना है कि जो फुल अमाउंट जो है, बाकी का जो डिपॉजिट के अलावा जो फुल अमाउंट है ऑफ द परचेस मनी, ये परचेसर को कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है बिफोर द कोर्ट क्लोजेस ऑन द 15th डे फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेल होने के 15 दिन के अंदर ये प्रॉपर्टी जमा करवानी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट टू बी पेड इन टू कोर्ट द परचेसर शैल हैव द एडवांटेज ऑफ एनी सेट ऑफ। तो अगर परचेसर यहाँ पे सेट ऑफ का एडवांटेजेस ले सकता है टू विच ही मे बी एंटाइटल अंडर रूल 72। देन आता है रूल नंबर 86, प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। ना अगर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट विद इन द पीरियड मेंशन इन द लास्ट प्रिसाइडिंग रूल, मतलब कि 15 दिन के अंदर ये परचेसर फेल हो जाता है टू डिपॉजिट द अमाउंट, द डिपॉजिट में इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट आफ्टर डिफरेइंग द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। तो ये जो डिपॉजिट है वो फॉरफीचर किया जाएगा, जब्त की जाएगी और गवर्नमेंट को दी जाएगी। एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड, प्रॉपर्टी को रीसोल्ड किया जाएगा। एंड द डिफॉल्टिंग परचेसर शैल फॉरफिट ऑल द क्लेम्स टू द प्रॉपर्टी। और जो परचेसर है, डिफ़ॉल्टिंग परचेसर है, इसके सारे के सारे क्लेम्स यहाँ पर फॉरफिट हो जाएंगे और टू एनी पार्ट ऑफ सम फॉर विच इट मे सब्सिक्वेंटली बी सोल्ड। Rule 87, notification on resale। Now every resale of immovable property in default of payment of purchase money, अगर purchase money यहाँ पर purchaser पे नहीं कर पाता है within 15 days of making such sale, तो यहाँ पर रीसेल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ये रीसेल की शैल बी मेड आफ्टर द इश्यू ऑफ ए फ्रेश प्रोक्लेमेशन। तो ये जो एक बार फिर से पढ़ते हैं, एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द परचेस मनी विद इन द पीरियड अलाउडेड फॉर सच पेमेंट shall be made after issue of a fresh proclamation in the manner and for the period herein before prescribed for the sale। तो यहाँ पर फिर से रीसेल करवाना है तो फ्रेश प्रोक्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा और पहले दिए गए मैनर के साथ में। नाउ रूल नंबर 88, बिड ऑफ को शेयर टू हैव प्रेफरेंस। अब जो प्रॉपर्टी है
प्रॉपर वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज़ अ शेयर ऑफ अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसको ये एक अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जिसको ओन करके रखा है 2 और मोर पर्सन्स ने, ठीक है, और जिसमें से एक व्यक्ति इच्छुक है एज अ को शेयरर रिस्पेक्टिवली, तो वो यहाँ पर बिड लगा सकता है और उस व्यक्ति को बाकी के व्यक्तियों से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। द बिड शैल बी डीम्ड टू बी द बिड ऑफ को शेयरर। देन रूल नंबर 89, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट। अब ये एक एप्लीकेशन है टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट। एक हम लोगों ने जब लिमिटेशन लॉ पढ़ा था तो उसमें एप्लीकेशन टू सेट असाइड अ सेल की पीरियड ऑफ लिमिटेशन दी गई थी, और उस टाइम पे भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो सेट असाइड की हम लोगों ने ट्रिक देखी थी कि ए मतलब एक, तो इसकी ट्रिक है कि सेट असाइड का पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। सो सब रूल नंबर 1, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दिया है डिक्री एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान। नाउ एनी पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी sold at the time of the sale or at the time of making application or acting for the interest in such property may apply to court to have the sale set aside on his depositing in court। अब किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आता है उस प्रॉपर्टी के दौरान, तो वो न्यायालय में जाकर एप्लीकेशन कर सकता है कि आपने जो सेल की एग्जीक्यूशन करवाई थी उसको सेट असाइड किया जाएगा, ठीक है। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन मैंने बताया था कि इसको वन ईयर के अंदर करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। देन आता है कि डिपॉजिटिंग इन कोर्ट, क्या डिपॉजिट करना है? फॉर पेमेंट टू द परचेसर अ सम इक्वल टू 5% ऑफ द परचेस मनी। तो परचेस मनी के बराबर 5%, परचेस मनी के 5% की जो अमाउंट है फॉर द पेमेंट ऑफ टू द परचेसर यहाँ कोर्ट में जमा करवानी होगी। देन सेकेंडली ये आता है कि फॉर पेमेंट टू द डिक्री होल्डर, अगर डिक्री होल्डर को यहाँ एंड बोला है कि मतलब यहाँ पर डिक्री होल्डर को भी अगर पेमेंट करना है, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन of sale as for the recovery of which the sale was ordered less any amount which may since the date of such proclamation of sale have been received by the decree holder। तो अगर कोई लेस अमाउंट यहाँ पर डिक्री होल्डर ने लेस मतलब यहाँ पे रिसीव कर दी गई है जिसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर पे करनी होगी डिक्री होल्डर को, ठीक है, और ये अमाउंट जमा करनी होगी उस पर्सन को जो एप्लीकेशन कर रहा है। देन सब रूल सेकेंड क्या कह रहा है कि वेयर अ पर्सन अप्लाइज अंडर रूल 90 हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट रूल है 90, टू सेट असाइड द सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ही शैल नॉट, वो क्या नहीं करेगा, अनलेस ही विड्रॉन्स हिज एप्लीकेशन बी इंटाइटल टू मेक और प्रोसिक्यूट एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल। अगर कोई भी व्यक्ति रूल 90 के अंडर सेट असाइड की एप्लीकेशन डाल देता है, रूल 90 हम लोग डिस्कस करेंगे ये रूल होने के बाद में, ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या नहीं कर सकता है, ही शॉल नॉट, वो नहीं कर सकता है, अनलेस क्या नहीं, ही विड्रॉज द एप्लीकेशन, जब तक वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉज नहीं कर लेता है, बी इंटाइटल टू मेक अ प्रोसिक्यूशन एंड एप्लीकेशन अंडर दिस रूल, ठीक है। ये जब हम लोग 90 वाला रूल देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देन आता है रूल नंबर सब रूल नंबर 3, नथिंग इन दिस रूल शैल रिलीव द जजमेंट डेटर फ्रॉम एनी लाइबिलिटी he may be under in respect of cost and interest not covered by the proclamation of sale। अगर यहाँ पर जजमेंट डेटर ने किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट को सबमिट नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन की वजह से वो अपनी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी स्टिल इम्पोज्ड ऑन हिम। देन आता है रूल नंबर 90, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड। यस, तो अब इरेगुलरिटी और फ्रॉड है मतलब वेयर एनी immovable property has been sold in execution of a decree, the decree holder or the purchaser, decree holder या तो purchaser or any person entitled to share in a reasonable rateable distribution of asset or whose interests are affected by sale may apply to the court। अब इन persons में से कोई भी एक person यहाँ पर applicant बन सकता है, application कर सकता है to set aside the sale on the ground of material irregularity or fraud। अगर उस decree में कुछ
इरेगुलरिटीज़ है या फिर फ्रॉड है, तो ये पर्सन्स कौन से डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर या फिर कोई परचेसर है या फिर कोई अदर पर्सन है कि जिसका रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट है, शेयर्स है, कोई पर्सन है जिसका इंटरेस्ट क्रिएट होकर आ रहा है, तो ये इनमें से कोई भी एक एप्लीकेंट बन सकता है, ठीक है। और इसे सेट असाइड की मांग की जा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और द फ्रॉड। Now, no cell shall be set aside on the ground of irregularity or fraud in publishing or conducting it unless, कोई भी सेल को हम लोग फ्रॉड या फिर इरेगुलरिटी के ग्राउंड पे सेट असाइड नहीं कर सकते अनलेस क्या है, अपॉन द फैक्ट्स प्रूव्ड। कौन सी फैक्ट प्रूव होनी चाहिए? द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट हैड सस्टेन्ड सब्सटेंशियल इंजुरी। तो एप्लीकेंट को कुछ सब्सटेंशियल इंजुरी हुई है बाय रीजन ऑफ सच इरेगुलरिटी और फ्रॉड। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि इस पर्सन को, एप्लीकेंट को, यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उससे कुछ सब्सटेंशियल इंजुरी हुई है बाय सच इरेगुलरिटी और फ्रॉड। सब रूल थर्ड, no application to set aside a cell under this rule shall be entertained upon any ground which the applicant could have taken on or before the date on which the proclamation of cell was drawn up। तो अगर ऐसा कोई ग्राउंड है कि मतलब ऐसा कोई ग्राउंड है कि जब जो एप्लीकेंट है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल पहले ही विड्रॉ करवा सकता था, ठीक है, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेल वाज ड्रॉन अप, और पहले ही करवा सकता था लेकिन उसने करवाया नहीं है और वो अब आया है, तो यहाँ पर सेट असाइड नहीं हो सकती है। Explanation: the mere absence of or defect in attachment of property sold shall not by itself be a ground for setting aside a sale under this rule। तो explanation क्या कहता है कि जो mere absence, सिर्फ और सिर्फ एक absence of या फिर कुछ डिफेक्ट है इन अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट का absence है या फिर कुछ डिफेक्ट है, तो यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड शैल नॉट बाय इटसेल्फ बी अ ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड अ सेल अंडर दिस रूल, ठीक है। देन आपका आता है रूल नंबर 91। Rule 91, application by purchaser to set aside sell on ground of judgment debtor having no sellable interest। अब यहाँ पर परचेसर एप्लीकेशन कर सकता है टू सेट असाइड a sell on the ground कि जो जजमेंट डेटर है उसको सेलेबल इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, नो सेलेबल इंटरेस्ट इज अवेलेबल टू द जजमेंट डेटर, देन यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकता है वो, ठीक है। 91 में 92, सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट, सेल कब एब्सोल्यूट बनती है और टू बी सेट असाइड या फिर कब सेट असाइड होती है, ठीक है। 92 ये इंपॉर्टेंट है। सब रूल 1 ये कहता है कि वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर रूल 89, 90 और 91। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन 89 में क्या था कि एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट, 90 में क्या था, एप्लीकेशन टू सेट असाइड ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटीज़ और फ्रॉड, एंड 91 में जो परचेसर है वो एप्लीकेशन करता है कि सेल को सेट असाइड कर दो ऑन द ग्राउंड ऑफ जजमेंट डेटर हैविंग नो इंटरेस्ट, सेलेबल इंटरेस्ट। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन 89, 90 या फिर 91 में नहीं किया जाता है, ठीक है, और वेयर सच एप्लीकेशन इज़ मेड एंड डिसअलाउड इट, या फिर वो एप्लीकेशन तो हुआ है बट उसको डिसअलाउ कर दिया है कोर्ट ने, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर कन्फरिंग द सेल एंड देयर अपॉन सेल बिकम एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर कोर्ट एक ऑर्डर निकालेगी जिसके अंडर ये जो सेल है वो एब्सोल्यूट बन जाएगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री पेंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ एनी क्लेम टू और एनी ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, द कोर्ट शैल नॉट कन्फर्म सच सेल until the final disposal of such claim और ऑब्जेक्शन। तो जब तक फाइनल डिस्पोजल ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन नहीं तय हो जाता है और जो केस पेंडिंग है, तो यहाँ पर कोर्ट तब तक अपनी ऑर्डर सेल को कंफर्म नहीं कर सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल को कंफर्म नहीं करता है जब तक उसका फाइनल जजमेंट, फाइनल डिस्पोजल नहीं बन जाता, ओके। सब रूल 2 ये कहता है कि अगर यहाँ पर एप्लीकेशन मेड है एंड अलाउड
ठीक है, एप्लीकेशन किया है और इसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और जो डिपॉजिट है फॉर सेटिंग असाइड डिक्री अंडर रूल 89 क्या कहता है कि डिपॉजिट करने के बाद उस डिक्री को सेट असाइड कर दो। तो अगर डिपॉजिट यहाँ पर 60 डेज़ के अंदर सेल हो चुकी है और 60 डेज़ के अंदर अगर डिपॉजिट यहाँ पर जजमेंट डेटर यहाँ पर पे कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। इनिशियली 2002 के पहले ये 30 डेज़ का पीरियड था। 2002 की अमेंडमेंट में इसे बढ़ाकर 60 डेज़ कर दिया है और यही प्रोविज़न प्रोवाइडेड में भी दी गई है, प्रोवाइजो क्लॉज में भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो 60 डेज़ में यहाँ पर डिपॉजिट भी मेड हो जाता है और यहाँ पर एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है कोर्ट। और इन केस वेल अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर रूल 89 इज़ फाउंड टू बी डेफिशिएंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो अमाउंट है वो डेफिशिएंट है ओइंग टू ए क्लेरिकल और अरिथमेटिक मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द डिपॉजिटर, अगर डिपॉजिटर इसे गुड फेथ में मतलब क्लेरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिक मिस्टेक है ऑन द पार्ट ऑफ डिपॉजिटर है एंड सच डेफिशिएंसी हैज़ बीन मेड गुड विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जिस टाइम कोर्ट के विद इन रीजनेबल टाइम, कोर्ट ने जो टाइम फिक्स करके दिया है उस टाइम में ये जो क्लेरिकल मिस्टेक है वो हो जाती है इन गुड फेथ। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड ऑफ द सेल। तो कोर्ट यहाँ पर सेटिंग असाइड कर देगा उस सेल की। Provided that no order shall be made unless notice of application has been given to all the persons affected thereby। तो ये इस ऑर्डर को पास करने के लिए कोर्ट को पहले नोटिस निकालना पड़ेगा जो पर्सन इस ऑर्डर से अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब सब रूल 3 ये कहता है कि नो सूट टू बी सेट असाइड एन ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल शैल बी ब्रॉट बाय एनी पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड। तो यहाँ पर कोई भी सूट सेट असाइड नहीं किया जाएगा विच इज़ ब्रॉट बाय एनी पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर इज मेड। सब रूल 4 ये कहता है कि वेयर अ थर्ड पार्टी चैलेंजेस द जजमेंट डेटर्स टाइटल बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द ऑक्शन परचेसर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जजमेंट डेटर के राइट टाइटल पे ही सवाल करती है, वेदर ही हैज़ टाइटल टू सेल इट और नॉट। ये सवाल यहाँ पर जजमेंट डेटर के जो टाइटल पे थर्ड पर्सन क्रिएट करती है। और ये सूट अगेंस्ट किसके खिलाफ है, जो ऑक्शन परचेसर है, जिस पर्सन ने यहाँ पर ऑक्शन में परचेस कर ली है प्रॉपर्टी। द डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर शैल बी नेसेसरी पार्टीज टू द सूट। तो डिक्री होल्डर और जो जजमेंट डेटर है इनको नेसेसरी पार्टीज माना जाएगा। देन सब रूल 5 क्या कहता है, इफ़ द सूट रेफर्ड टू इन सब रूल 4 इज़ डिक्रीड। तो अब अबो रेफर्ड सूट जो थर्ड पर्सन ने परचेसर के अगेंस्ट फाइल किया है और इसकी डिक्रीड हो चुकी है, द कोर्ट शैल डायरेक्ट, कोर्ट ने ये डायरेक्ट करना ही करना है द डिक्री होल्डर, इन दोनों में से जो भी डिक्री होल्डर है, टू रिफंड द मनी टू द ऑक्शन परचेसर। पहले का जो डिक्री होल्डर है उसको रिफंड करना चाहिए मनी टू द ऑक्शन परचेसर एंड वेयर सच एन ऑर्डर इज पास द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन विच द सेल हैड बीन हेल्ड शॉल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी रिवाइव्ड एट द स्टेज एट द सेल वॉज ऑर्डर्ड। ठीक है, और ये फिर से एक बार उस स्टेज पर लेके जाएगा कि जहाँ पर सेल की ऑर्डर हो गई थी, उस स्टेज पर ये प्रोसीडिंग चली जाएगी कि जहाँ पर सेल की ऑर्डर कर दी गई थी कोर्ट ने। रूल 93 रिटर्न ऑफ परचेस मनी इन सर्टन केसेस। अब अगर पहले वाले रूल में मतलब कि रूल 92 में सेट असाइड कर दी है थर्ड पर्सन ने, ये थर्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे जो परचेसर है उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर जो सेल हुआ था एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ये सेट असाइड कर दी गई है, तो जो परचेसर है ना ये इंटाइटल है, ही शैल बी इंटाइटल टू एन ऑर्डर फॉर द रीपेमेंट ऑफ हिज परचेस मनी। तो वो अपनी परचेस मनी के लिए रीपेमेंट के लिए इंटाइटल है विथ और विदाउट इंटरेस्ट एज द कोर्ट में डायरेक्ट अगेंस्ट एनी पर्सन टू हुम इट हैज़ बीन पेड। ठीक है, देन आता है रूल नंबर 94 सर्टिफिकेट टू परचेसर। वेयर इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एब्सोल्यूट। अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट बन जाती है तो कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट शैल ग्रांट अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ सेल इज़ डिक्लेयर्ड टू बी द परचेसर। किसे प्रॉपर्टी से मतलब कोर्ट ने अपने सर्टिफिकेट में ये मेंशन करना है कि जो प्रॉपर्टी है ये सोल्ड की गई है और नेम ऑफ द परचेसर भी मेंशन करना है। सच सर्टिफिकेट शैल बियर द डेट, उस सर्टिफिकेट पे डेट होगा
डेट द डे ऑन विच द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, कि कब वो सेल एब्सोल्यूट बन गई है. रूल नंबर 95, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ जजमेंट डेटर. Where the immovable property sold is in the occupancy of judgment debtor or of some person on his behalf, or of some person claiming under a title created by judgment debtor subsequently to the attachment of such property, and a certificate in respect thereof has been granted under Rule 94. अगर कोई भी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर या फिर जजमेंट डेटर के थ्रू एनी अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, और या फिर जजमेंट डेटर का कोई रिलेटिव है, कोई पर्सन है इन दिस बिहाफ, उसके पोजीशन में है, और यहाँ पर कोर्ट ने ऑलरेडी सर्टिफिकेट अंडर रूल 94 एक परचेसर को दिया है, तो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट शैल ऑन एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ court shall on the application of purchaser order delivery to be made by putting such purchaser or any person to whom he may appoint to receive delivery on his behalf इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो कोर्ट क्या करेगा? परचेसर के एप्लीकेशन पे ऑर्डर करेगा डिग्री हो जजमेंट डेटर को कि आप इस परचेसर को या फिर एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ परचेसर को यहाँ आप उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रख दो. एंड इफ़ नीडेड बी रिमूव एनी पर्सन हु रेफ्यूजेस टू वैकेट द सेम. और अगर यहाँ पर जजमेंट डेटर या फिर कोई अदर इंटरेस्टेड पर्सन जजमेंट डेटर या फिर कोई अदर पर्सन यहाँ रेफ्यूज़ कर रहा है टू वैकेट द सेम, तो यहाँ इनको रिमूव भी किया जा सकता है बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट. देन रूल 96, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट. Where the property sold is in the occupancy of tenant or other person entitled to occupy the same, and a certificate in respect of thereof has been granted under Rule 94. The court shall, अगर ये प्रॉपर्टी टेनांट के पोजीशन में है और कोर्ट ने रूल 94 के अंडर परचेसर को सर्टिफिकेट दे दिया है एब्सोल्यूट टाइटल का, the court shall on the application of purchaser order delivery to be made by affixing a copy of the certificate of sale in some conspicuous place of the property. तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर. कैसी ऑर्डर पास करेगी? कि जो डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो परचेसर को दी जाए, और ये कैसे करेगी? कि बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट की एक कॉपी उस प्रॉपर्टी के किसी एक कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे लगा दी जाए, अफिक्स कर दी जाए. एंड प्रोक्लेमिंग टू ऑक्यूपेंट बाय बीटिंग ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मोड. तो बीटिंग ऑफ ड्रम की जो मेथड है या फिर अदर कस्टमरी मेथड है उससे प्रोक्लेमेशन किया जाए उस ऑक्यूपेंट को, उस टेनांट को, एट सम कन्वीनियंट प्लेस दैट द इंटरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेसर. और जिसके ज़रिए उस टेनांट को ये पता चल सके कि जजमेंट डेटर का जो इंटरेस्ट है वो अभी परचेसर के पास चला गया है. ठीक है. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द immovable sale of immovable property, and this was part 3rd. Now the remaining portion, that is the resistance to delivery of possession to decree holder or purchaser, we will discuss it in the next part. Okay.